हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। सुर्खियों में क्यों सीरीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन-कौन से प्रावधान आज तक हुए हैं, किस अनुच्छेदों में इसका प्रावधान किया गया है, इसके जो है अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है और क्या-क्या जो है इसमें संशोधन किए गए हैं, सब कुछ हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर लगाए। तो अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? चलिए, तो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग हम लोग देखने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है? निर्वाचन आयोग क्या है, पहले हम लोग ये जानते हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक जो है स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है। तो कैसा है? तो पहली बात ये जान लीजिएगा कि ये एक संवैधानिक निकाय है, स्वायत्त है और एक संवैधानिक निकाय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है, तो जो आपका केंद्र के चुनाव होते हैं, मतलब लोकसभा चुनाव होते हैं और जो आपके राज्य के विधानसभा के चुनाव होते हैं, दोनों का जो है संचालन आपका जो है चुनाव आयोग करता है, ठीक है? भारत निर्वाचन आयोग करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। तो ये जो है इतनी चीज़ों को ये कराता है। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि आपके जो पंचायत चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? तो अभी हम बताते हैं आगे। ठीक है? चलिए, तो पहले ये जान लीजिए कि जो आपका जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, वो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कराता है। इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि कहाँ से कैसे जो है इसका शुरुआत हुआ था। तो भारतीय संविधान भाग 15 है आपका, उसमें चुनाव से संबंधित जो है प्रावधान दिए हुए हैं, जिसमें जो है आपका चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। तो इसमें कहा ये गया है कि आपका जो चुनाव होंगे पूरे देश भर में, उसके संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना करना अनिवार्य है। तो ऐसा जो है आपका इस भाग में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या-क्या जो है बदलाव आए हैं। चुनाव आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी, ठीक है? चलिए तो इसको जान लीजिए आप लोग, जैसा कि संविधान में कहा गया है, तो उसी के अनुरूप जो है 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार जो है चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई। आगे इसमें क्या है, संविधान के अनुच्छेद जो है 324 से लेके, जो अनुच्छेद आपका 324 है, इससे लेके 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियाँ क्या होंगी, उनका कार्य क्या होगा, कार्यकाल कितना होगा, पात्रता जो है कितनी होगी, कैसे उनका जो है चुनाव होगा और साथ ही साथ जो है क्या उनके भत्ते होंगे, सब चीज़ जो है 324 से लेके 329 तक वेतन भत्ते सहित सारी चीज़ों का प्रावधान किया गया है। संविधान में चुनाव से संबंधित अनुच्छेद हम लोग देखेंगे, ठीक है? कौन-कौन से अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। तो अभी हम लोग जो ऊपर बताए हैं, तो उसमें बारी-बारी से एक-एक अनुच्छेद देखते चलते हैं। अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है? तो कहने का मतलब आपका ये है, इसको समझिएगा कि चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित जो दायित्व दिए गए हैं, उसमें क्या-क्या दायित्व है इनका? तो 324 में बताया गया कि आप अधीक्षण का काम करेंगे, आप चुनाव के लिए निर्देशन का काम करेंगे और नियंत्रण का काम करेंगे। तो आप अधीक्षण भी कर रहे हैं, निर्देशन भी कर रहे हैं, नियंत्रण भी कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं? तो 324 अनुच्छेद के द्वारा कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 325 में क्या प्रावधान किए गए हैं इसमें। तो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल ना करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। तो आप कभी किसी भी व्यक्ति को अयोग्य इस आधार पे नहीं कर सकते हैं कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पे, ठीक है? तो इस आधार पे आप उनको कभी भी जो है वोट डालने से वंचित नहीं कर सकते हैं, ये 325 में प्रावधान किया गया। 326 में उनके कर्तव्यों के बारे में बात किया किया गया, तो लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन जो होगा वो वैश्विक मताधिकार के आधार पे होगा, ठीक है? तो वैश्विक मताधिकार के आधार पे ही आप चुनाव संपन्न कराएँगे, तो जो वैश्विक हो चुके हैं, वही जो है वोट डालने के लिए जो है एलिजिबल होंगे या हक उनको मिलेगा। तो अनुच्छेद 327 में इसके अंतर्गत देखते हैं क्या बातें की गई। इसमें कहा गया कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। तो विधायिका द्वारा, ठीक है, चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। तो आप जो है संसद जो है इसके ऊपर चुनाव संबंधी कानून बनाता है, समय-समय पे बना सकता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन जो है संसद द्वारा ही उस पे कानून बनाया जाएगा। ठीक है, तो चुनाव संबंधित ही है। तो
ये जो है 327 के द्वारा ही ये शक्ति संसद को प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं, किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति, तो किसी राज्य विधानमंडल को भी उसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 328 में है। अनुच्छेद 329 क्या कहता है कि चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार, ठीक है, एक बार की स्थापना की जाएगी। तो चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा जो है हस्तक्षेप वो बार के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, संरचना देखेंगे हम लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की संरचना कैसे क्या है। तो आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो कितने लोग होते हैं? टोटल 3 सदस्यीय टीम होती है, ठीक है? 3 सदस्यीय जो है समिति होती है, जिसमें 1 अध्यक्ष होता है और 2 जो है उसके और सदस्य होते हैं। तो आपके अध्यक्ष को मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं और सदस्यों को चुनाव आयुक्त कहा जाता है, ठीक है? जब यह पहल 1950 में गठित हुआ, तब से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित एक एकल सदस्यीय निकाय था। ठीक है? तो इसमें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे 1989 तक, और एक जो है एकल सदस्यीय निकाय था, ये जाने रहिए। इसके बाद जो है 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक ऐसे ही चला 1989 तक। 16 अक्टूबर 1989 से लेके 1 जनवरी 1990 तक क्या किया गया कि यह आरवीएस शास्त्री, ठीक है? और मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे आरवीएस शास्त्री, और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एसएस धनोवा और बीएस सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया। तो 1989 से 1 जनवरी के बीच में बनाया गया पहली बार, आपका 3 सदस्यीय ये समिति बना दी गई। उसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। उसके बाद फिर 2 जनवरी 1990 से 30 दिसंबर 1993 तक यह एक एकल सदस्यीय निकाय बन गया। फिर से दोबारा पुनः जो है एक एकल सदस्यीय निकाय बन गया। तो कुछ ही समय के लिए उन्होंने देखा, और ये फिर 1 अक्टूबर 1993 से या फिर 3 सदस्यीय निकाय बन गया। तो पहले ये एक एकल सदस्यीय जो है निकाय था 1989 तक। 1989 के बाद जो है फिर देखा जा रहा है कि 30 सदस्यीय जो है आपका निकाय ये बन जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि फिर दोबारा जो है 1990 में ये आपका एक एकल सदस्यीय बन जाता है 93 तक, और 93 से फिर जो है अब तक जो है आपका ये 3 सदस्यीय जो है निकाय बन के सामने आता है। ठीक है? तो इनके अध्यक्ष की बात करते हैं, तो माननीय जो है आपके अध्यक्ष कौन है आयोग के? तो श्री राजीव कुमार आपके ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार हैं। और निर्वाचन आयुक्त जो 2 अन्य हैं, तो ज्ञानेश कुमार और जो है आपके निर्वाचन आयुक्त हैं, और एक जो है आपके डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो है, ये भी आपके निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है? तो ये वर्तमान में ये लोग हैं। उसके बाद जानते हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यविधि कैसे काम करती है, कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, कितने दिनों के लिए किया जाता है, और क्या जो है कार्यावधि है, ये देखते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल, अगर वो 6 साल का जो है उसका कार्यकाल अगर हो जाता है, 6 वर्ष तक लगातार वो नियुक्त रहता है, तो वो रिटायर हो जाएगा, या फिर उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएगा। दोनों में से जो पहले होगा, वो जो है माना जाएगा और उसे रिटायर कर दिया जाएगा। तो जो पहले होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है, उनका भी 6 वर्ष ही होता है, लेकिन उनकी आयु 62 वर्ष तय की गई है। ठीक है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की 65 साल है और आयुक्तों की 62 साल है। जो भी पहले हो जाए दोनों में से, ठीक है, वही सेम चीज़ है, का होता है। चुनाव आयुक्त का जो है सम्मान और वेतन जो मिलता है, वेतन और भत्ते जो मिलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलता है। तो जो उनके वेतन भत्ते हैं, वो आपके भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं, उनके बराबर मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के ज़रिए ही हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो वही प्रक्रिया है, ठीक है? महाभियोग की प्रक्रिया है, उसी के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के पास जो है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आदि चुनावों से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता जो है संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। तो जैसा कि आपको हम शुरू में आप लोग की जिज्ञासा ये थी कि आखिर जो है राज्यों में जो आपके ग्राम पंचायत के चुनाव या नगर पालिका के चुनाव या महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं, उसको कौन संपन्न कराता है? तो उसको राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। ठीक है? तो ये जाने रहिएगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग उसे संपन्न कराता है, तो ये जाने रहिएगा। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव मुख्य जो है आपका जो मुख्य निर्वाचन आयोग है वो कराता है। ठीक है?
चलिए, निर्वाचन आयोग का कार्य तथा कार्यप्रणाली क्या है जान लेते हैं। एक निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व पहला क्या है? पहला पॉइंट है, ठीक है? ये आपका पहला पॉइंट है। निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानसभा जो राज्य विधानसभा है, का चुनाव करवाए, ये हम लोग जान चुके हैं। दूसरा आपका क्या है? निर्वाचक नियमावली तैयार करवाता है, तो ये नियमावली भी तैयार करता है। और कैसे निर्वाचन होगा इसके बारे में राजनैतिक दलों का पंजीकरण भी ये करता है। तो दलों का जो है पंजीकरण तीसरा पॉइंट है कि राजनैतिक दलों का जो पंजीकरण होता है, वो इसी के द्वारा किया जाता है। चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत आता है आप लोग का कि राजनैतिक दलों का राष्ट्रीय राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों, निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह देना। तो इसमें करना क्या होता है कि ये पहली बात है कि कौन-सी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन राज्य स्तर की पार्टी है, ठीक है? इनका वर्गीकरण यही करता है, उनको मान्यता यही देता है। निर्दलीय चुनाव चिन्ह भी यही प्रदान करता है। दलों को और निर्दलों को दोनों लोगों को चुनाव चिन्ह भी यही देता है। पाँचवाँ जो है पॉइंट इसका कार्य क्या है कि सांसद विधायक की अयोग्यता दल-बदल को छोड़कर, तो दल-बदल के बारे में जो है कौन करता है? तो दल-बदल के बारे में आपका जो लोकसभा अध्यक्ष होता है या फिर राज्यसभा का उपसभापति होता है, ये निर्णय वो लेता है। बाकी जो है सांसद विधायक की अयोग्यता पर राष्ट्रपति, राज्यपाल को सलाह यही देता है। उसके बाद जो है उनकी अयोग्यता घोषित की जाती है। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए आयोग घोषित करता है। तो अगर कोई गलत तरीके से चुनाव जीत जाता है या फिर चुनाव लड़ रहा होता है तो उनको ये आयोग घोषित करता है, ठीक है? और उनके लिए भी नियम कानून का प्रावधान यही करता है। भारत में निर्वाचन सुधार के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत में जो निर्वाचन सुधार हुए हैं वो जानते हैं। निम्न चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रथम चरण आपका क्या था? 1950 से 1996 का दौर था जिसे प्रथम चरण कहा जाता है। मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित थी। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो 18 वर्ष की आयु निर्धारित हुई, वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र का प्रावधान किया गया। ईवीएम का प्रचलन चला इसी के दौरान। और 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने पर पाबंदी कर दी गई। ठीक है, 2 से अधिक, 2 जहाँ से लड़ सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक जहाँ आप नहीं लड़ सकते हैं। उम्मीदवार की डेथ पर चुनाव कैंसल नहीं होना, अगर कोई उम्मीदवार उसमें से मर जाता है, तो चुनाव जो है कैंसल नहीं किया जाएगा, ठीक है? चलिए, फिर द्वितीय चरण उसका चलता है 1996 से 2000 तक, ये केवल 4 ही साल का चरण है, काफ़ी छोटा है, इसमें लिए भी काफ़ी कुछ जो है बदलाव देखने को मिलेंगे आप लोग को। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव क्रमशः 50-50, 20-20 अनुमोदक व प्रस्तावक। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अगर चुनाव लड़ता है, तो कोई उम्मीदवार होता है, तो उसको जो प्रस्तावक होता है, तो प्रस्तावक में 50-50 उम्मीदवार, कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए, उसके जो है नामांकन में। और अगर जो है राज्यसभा से बात है, तो उपराष्ट्रपति की बात है, तो उपराष्ट्रपति में आपका 20 जो है सदस्य जो है अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। तो ये प्रावधान जो है इसी टाइम में आया। ज़मानत पर, ठीक है, ज़मानत पर आपका 15,000 रुपए तय किया गया और 15,000 रुपए आपकी ज़मानत राशि तय की गई, ठीक है? ज़मानत अगर जब्त होता है या फिर आप ज़मानत के तौर पे जब आप लोग फॉर्म भरते हैं इलेक्शन का, ठीक है, चुनाव लड़ने का, तो उसमें 15,000 रुपए आपको ज़मानत राशि जमा करनी होती है। 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई, तो ये इसी दौरान हुआ। तो पोस्टल बैलेट से मान लीजिए जो कर्मचारी वगैरह दूर-दराज अपना नौकरी कर रहे हैं, तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो वोट दे सकते हैं, उनका वोट ना खराब हो। मान लीजिए कोई रहने वाला जो है आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के किसी ज़िले में, एग्ज़ाम्पल यूपी में मान लीजिए लखनऊ से है और उसकी ड्यूटी इस समय जो है आपका नोएडा में चल रही है, तो वो वहाँ से ड्यूटी के समय में कैसे वोट डालने आएगा? तो वो पोस्टल बैलेट का प्रयोग करके वो जो है वोट डाल सकता है। उसके बाद तीसरी चरण आता है, तो जो 2000 में शुरू होता है, जो कि अब तक है। तो क्या-क्या बदलाव हुए हैं सब देखते हैं हम लोग। तो वीवीपैट आया, पहली चीज़ है वीवीपैट आया। उसके बाद प्रॉक्सी मतदान का जो है प्रावधान हुआ। वीवीपैट में अब क्या होता है कि आप किसको मत दिए हैं ये स्क्रीन पे शो होता है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि आप जो मत दिए हैं वो सही है। प्रॉक्सी मतदान, फिर एग्ज़िट पोल प्रतिबंध हो गया, ठीक है? एग्ज़िट पोल पे प्रतिबंध लगाना कि हाँ ठीक है, चुनाव संपन्न हो जाने के बाद ही आप एग्ज़िट पोल दिखा सकते हैं। तो ये जो है चीज़ें 2000 के बाद आई, ठीक है? नोटा का प्रावधान, अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 उम्मीदवार दे रखे हैं, अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप नोटा पे बटन दबा सकते हैं, ठीक है? नोटा पे आप वोट अपना कर सकते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 20,000 से ज़्यादा
ठीक है? 20,000 से ज़्यादा चुनाव खर्च पर निर्वाचन आयोग को जानकारी देना होता है। तो 20,000 से अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं, तो आपको चुनाव आयोग को जानकारी देना होगा। ठीक है? उसके बाद आप लोग देखेंगे कि पिंक बूथ जो है शुरू किया गया, प्यारी बहनों के लिए, उनको जो है प्रोत्साहित करने के लिए। देखिए, एक जो है महिला यहाँ पे वोट डाल रही हैं, तो इनके लिए पिंक बूथ बनाया गया इन लोगों के लिए कि आप लोग वोट डालिए और सुरक्षित होके वोट डालिए। ठीक है? तो उसके बाद जीपीएस आधारित ईवीएम की बात की गई कि जीपीएस से ट्रैकिंग वगैरह भी ईवीएम की होती रहे। वीवीपैट में मतगणना वीवीपैट के द्वारा भी मतगणना किया जाने लगा, कितने वोट पड़े हैं। और सी विजिल ऐप, ठीक है? सी विजिल ऐप 100 मिनट विवाद निपटाने हेतु, ठीक है? तो ये किया गया। अधिनियम संशोधन 1988 में इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं। तो 1988 में इस प्रकार के संशोधन किए गए। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव में इनका सर्वत्र प्रयोग हुआ तथा 2014 के बाद लगातार मतदान में इसका प्रयोग होने लगा। तो ईवीएम मशीन जो प्रयोग होने लगी, वो आपका 2004 से प्रयोग होने लगा और 2014 के बाद लगातार प्रयोग में आने लगा। देखिए, कांग्रेस वाले हल्ला करते हैं कि बीजेपी वाले जो है ईवीएम हैक कर लिए, लेकिन देखिए शुरुआत तो कांग्रेस ने ही किया था ना, फिर आप जो है इस तरीके की दावा कैसे कर सकते हैं? ये लाने वाले आप हैं। अगर जो है बीजेपी को अगर करना होता तो बीजेपी लाई होती तो माना गया होता। राजनैतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। यदि वह चुनाव लड़ना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन करे तथा उनका समावेश अपने दलीय संविधान में करे। ठीक है? और तीसरा पॉइंट आपका है मतदान केंद्र पर कब्जा, जाली मत वगैरह पे, इस पे भी रोक लगाया गया कि पहले देखा जाता था कि लोग जो है मतदान केंद्र पे कब्जा कर लेते थे और जो है फर्जी वोटिंग वगैरह होता था। तो इस पे भी रोक वगैरह जो है इसी जो है चरण में हुआ। तो ये था आपका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। और आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में किस तरीके से जो है वोटिंग होती है, कौन-कौन से जो है प्रावधान उसमें शामिल हैं, ठीक है? क्या-क्या जो है प्रक्रिया के थ्रू जो है गुज़रना पड़ता है सबको, तो सारी चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल में देखे हैं। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बस बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ऐसे नए-नए अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।